हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, स्वागत है आपके नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। फिर आज हम लोग जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज सेट 23 का डिस्कशन होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए। और अगर यह आपका पहला वीडियो है तो लास्ट उधर जो 1 से लेकर 22 तक यानी 22 तक जो डिस्कशन हो गया है वो आपका बीपीएससी सेट प्रैक्टिस नाम करके यूट्यूब के चैनल पे ही क्या प्लेलिस्ट बना हुआ, उस पर आप जाके देख सकते हैं। और इनसे जुड़ी जो भी चीज़ है जैसे पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगा और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, टाइम को बिना इधर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है? यानी ऐसा झील है जो कि रहस्यमय रूप से है। इस झील को हम लोग कौन झील है? आपका रूपकुंड झील। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ है क्रांति और किसके लिए लाया गया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखना है। पहला है खाद्य उत्पादन वृद्धि। ये खाद्य उत्पादन वृद्धि ये तो हरित क्रांति से ही संबंधित है। उसके बाद दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति। उसके बाद फिर आपका मत्स्य पालन, ये क्या होगा? आपका नीली क्रांति। और उसके बाद क्या है? आपका उर्वरक क्रांति, ये क्या था? भूरी क्रांति था। तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा आंसर? आपका ऑप्शन ए। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपने आप बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, 68 बीपीएससी का हो या बिहार दरोगा या किसी भी यूपीसीएस का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहां पर आपको जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। आगे है 3 नंबर का, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो 3 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, गेहूं से संबंधित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? 4 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? 5 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, चाड जो है इसकी सीमा भूमध्य रेखा से नहीं लगती है। ये सभी अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो डेविस जल संधि जो आपका क्या हो जाएगा? 6 नंबर का आंसर है, बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित। इसको याद रखिएगा, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि को क्या नाम है? डेविस जल संधि है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 7 नंबर का, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम जो आपका किस पर आधारित है? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 8 नंबर का, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? पहली बार किसने किया था? तो इसका आंसर है आपका दादा भाई नौरोजी। अगर पूछेगा पहली बार वैज्ञानिक आकलन वैज्ञानिक रूप से कौन किया था, तब दादा भाई नौरोजी नहीं होगा। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? तो 9 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, 1991 ईस्वी को। ये सभी जो है क्या है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में इन सभी क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप इग्नोर ना करें, अच्छे से देखें। आगे है, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि अगर ताप बढ़ा दे तो प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 10 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। डायनमो जो है उसको वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो 11 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? अगर किसी वस्तु को पानी में डुबाया तो उसके भार में जो कमी होगा तो किसके बराबर होगा? तो 12 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा, यानी जितना वो जल हटाएगा उतना ही उसके मात्रा में क्या भार में क्या होगा? कमी होगा। जैसे बाल्टी में अगर पानी भरा हुआ है उसमें आप अगर एक जग डालें तो जग में भार में उतना ही कमी आएगा जितना जग पानी को हटा सकता है। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? ये याद रखिएगा, चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो 13 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, केरल में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए बिना स्किप के आप पूरा देखें। आगे है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? 14 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और आपको बताना है कि वर्षा के बूंद जो है किसके कारण गोल होता है? ये भी उसका भी आंसर यही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। निम्नलिखित में से फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है, यानी इनमें से कौन है जो फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है? तो ऑप्शन ए, ग्रेनाइट जो है फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है। बाकी फॉस्फोराइट, कोलोपोराइट, फ्लोरापाइट ये सभी क्या है? जितना भी राष्ट्र में राइट लगा हुआ है, पाइट
राइट, ये सभी क्या है, फास्फोरस का अयस्क है, ग्रेनाइट नहीं है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? 16 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, संयोजकता से। फिर से देख लीजिए, रासायनिक तत्व जो होता है दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता, यानी एक तत्व दूसरे तत्व से जो रिएक्ट करता है उसकी क्षमता, यानी रिएक्शन का कितना क्या पावर है उसका पता कैसे लगता है? संयोजकता से, यानी जिसका जितना वैलेंसी होता है उसके हिसाब से पता चलता है ये तत्व कितना रिएक्टिव है। आगे है, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग जो होता है उसमें कौन से तत्व का मिश्रण होता है? तो 17 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम को जब मिलाते हैं, आयरन और ऑक्साइड और एल्युमिनियम के मिश्रण से ही वेल्डिंग होता है। वाशिंग सोडा निम्न में से किसका सामान्य नाम है? किसको हम लोग वाशिंग सोडा या धोवन सोडा कहते हैं? तो 18 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग वाशिंग सोडा या धोवन सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्न में से कौन है? 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्रोमियम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? यानी सोडियम क्लोराइड में जो है उपस्थित क्या ऐसा चीज़ है जो कौन सी अशुद्धता है जो नमी को सोख लेता है? तो 20 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल जो होता है वो किसका कोलाइडी विलयन होता है? 21 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दर में दर। याद रखिएगा, कोलाइडी विलयन जो होता है तो दर में दर का मिश्रण होता है। हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 22 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, रक्तचाप का बढ़ने के लिए। हाइपोटेंशन रहेगा तो रक्तचाप का घटने के लिए, याद रखिएगा। इंग्लिश में सिस्टोबोलिक डायसिस्टोबोलिक भी कहते हैं। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से, तो 23 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्रक है? ठीक है, केंद्रक है, यानी कौन सा अंग जो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? 24 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है वो। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? 25 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन एक, गठिया रोग का कारण है। यूरिक एसिड अगर जमा हो गया आपका या यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसी के जोड़ पे, तो वो गठिया रोग का कारण होता है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो 26 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, संक्रमण से संघर्ष करने का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो 27 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, सरसों। निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका 28 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। याद रखिएगा। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है पेशवा, भोंसले, होलकर, गायकवाड़, और कौन कहाँ का होता था ये आपको बताना है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाए आपका 29 नंबर का ऑप्शन ए, और ए के अकॉर्डिंग हम लोग आपको दिखाते हैं। ए का 3, बी का 4, C1 D2। चलिए देखते हैं, पेशवा कहाँ का था? पूना का, A3। और भोंसले बड़ोदरा। होलकर कहाँ था आपका? होलकर आपका कहाँ का था? इंदौर का। और गायकवाड़ नागपुर। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लिए दोस्तों, तो याद रखिएगा आप लोग A3 B4 C1 D2। सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ध्यान से देखिए। A3 B4 C1 D2 होगा, यानी कि पेशवा का कहाँ का था? पूना का था। ठीक है, पेशवा आपका पूना का हो जाएगा A3। उसके बाद फिर है दोस्तों, पेशवा आपका कहाँ का हो जाएगा? पूना का हो जाएगा। थोड़ी प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद भोंसले आपका कहाँ है? नागपुर का है, सॉरी। और होलकर कहाँ का था? इंदौर का। और गायकवाड़ बड़ोदरा का। याद रखिएगा,
पेशवा पूना, प से पेशवा प से पूना याद रखिएगा। भोंसले नागपुर, होलकर कहाँ का था, इंदौर का, और गायकवाड़ कहाँ का था, बड़ोदरा का। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका क्या है, आंसर है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था। ये जो पद्मावत है जिसपे कि पद्मावती फिल्म भी बना है, फिल्म उस जो लिखा गया तो वो कौन लिखा था, तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मालिक मोहम्मद जयासी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, यानी हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन डी, हाजी बेगम उसी की पत्नी बनाई थी। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया, तो 32 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, विरूपक्ष का। विजयनगर के राजाओं ने किस देवता के नाम पर शासन किया, विरूपक्ष के नाम पर। आगे देखते हैं, विदेशी यात्री डायमैकस निम्नलिखित में किसके दरबार में आया था, द डायमैकस जो है आपका बिंदुसार के दरबार में आया था। याद रखिएगा, सीरिया के ने सर भेजा था डायमैकस। आगे है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, यानी गुप्त काल का। 34 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, उज्जैन। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था, उज्जैन था। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, एलोरा का है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 35 नंबर का ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ, तो 36 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन है, पुर्तगाल। सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था, जो कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। याद रखिएगा। 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था, प्रथम वायसराय याद रखिएगा, तो वायसराय प्रथम कौन था, कैनिंग था, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी था और प्रथम वायसराय बना था। तो 37 नंबर का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे, तो 38 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी वहाँ पर, इसलिए फ्रांसीसी वहाँ पर अपना शक्ति स्थापित नहीं कर सका। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था, तो 39 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। याद रखिएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कभी कभी, तो कौन कहा था, बाल गंगाधर तिलक। और ये कांग्रेस के अधिवेशन में बोला था, कौन से अधिवेशन में बोला था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में बोला था। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था, यानी दक्षिण अफ्रीका में, तो 40 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। संविधान सभा की प्रमुख समितियां में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, यानी अल्पसंख्यक वाले, तो 41 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, एच.सी. मुखर्जी। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। ए का 1 होगा नागरिकता भाग 2, ये सही है। उसके बाद फिर क्या है, पंचायत का चर्चा क्या है, भाग 9 में चर्चा है पंचायत की, और राजभाषा की चर्चा भाग 17 में, और सहकारी समिति क्या है 9 का ख में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, ये क्वेश्चन को देख लिया आप लोग। आगे है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा का कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर है आपका 43 नंबर का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 44 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। कहता है मौलिक अधिकारों के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया था, ये क्या है, गलत है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता, 45 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, समाचार पत्र जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। कारागार, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन आता है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा, सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ अंग्रेजी का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। 47 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर है आपका, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो सरकारी उपक्रम में, तो 47 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 22 तो रहता है, जिसमें 15 लोकसभा के साथ राज्यसभा के होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा होना चाहिए, संपूर्ण भारत में यह या उसके किसी भी भाग में की जा सकती है, यानी कि आपातकाल किसी भी
कहाँ कौन से अनुच्छेद के तहत कौन सा संविधान के अंतर्गत जो है संशोधन जो हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि आपातकाल जो है जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, संपूर्ण भारत में या किसी भी भाग में लगाया जा सकता है। तो कौन सा संशोधन था आपका? 48 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय हुआ था, याद रखिएगा। 1946 में एक गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो 49 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, याद रखिएगा। 67वां बीपीएससी जो कि कैंसिल हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? 50 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का। दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए कुछ कुछ संधि है और किस वर्ष हुआ इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से भूले भटके पूछ लिया जाता है, देख लीजिए। तो सूरत का संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर का संधि 1776 में, याद रखिएगा। बड़गांव की संधि 1779 में, और सालाबाई की संधि 82 में, 1782 में। बसीन की संधि 1802 में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। राजपुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816, और ग्वालियर की संधि जो हुआ था 1817 में। उसके बाद पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818 में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी क्या देखिएगा, आप लोग सेट 23 का डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं। आप नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट 24 का डिस्कशन करेंगे। इसी तरह के चैनल वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।